आपको शुरू करने के लिए सफल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सफल बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। आदरणीय कर्नल सुधीर वर्मा सर, प्रिंसिपल महोदय, सभी शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी का अंतरकक्षीय वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वागत है। यह प्रतियोगिता ना ही बच्चों का उत्साह बढ़ाएगी बल्कि उनका आत्मविश्वास भी मजबूत करेगी। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहली प्रतियोगिता का विषय है भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। इस विषय पर पक्ष और विपक्ष में हर हाउस से 3 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और ये विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के बाद विपक्ष टीम से पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी देंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 मिनट का समय अपने विचार व्यक्त करने को दिया जाएगा और 1.5 मिनट बाद हमारे टाइम कीपर एक वार्निंग बेल भी बजा देंगे। प्रश्नकर्ता को 30 सेकंड अपना प्रश्न पूछेंगे और वक्ता 30 सेकंड में ही उसका उत्तर देंगे। आज की इस प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस ज्योति राय, मिस्टर राहुल वशिष्ठ, मिस्टर प्रशांत नौटियाल। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे रिजल्ट संकलन में मिस्टर पंकज कंडारी, हमारे टाइम कीपर्स हैं ओम शुक्ला पूजा। अब हमारे पहले राउंड में जो हाउस आ रहे हैं वे हैं थर्ड हाउस विपक्ष से और वायु हाउस पक्ष से। अब मैं इनसे आग्रह करती हूं अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं। एक राष्ट्र जन एक हमारा अभिनव भावी नारा, एक सूत्र में हमें बांधना होगा भारत सारा। चलकर एक चाल से अपनी मंजिल तक हम जाएंगे, बनकर एक समान नागरिक दुनिया को दिखलाएंगे। सुप्रभात आदरणीय कमांडेंट प्रधानाचार्य जी, न्यूसी विवेक निधायकगण एवं मेरे सभी डीडीए के सहपाठियों। आज मैं छात्र शिवम अपने वायु हाउस को प्रस्तुत करते हुए आप सभी के समक्ष अपने विषय भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के 4वें भाग के 44वें अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक समान कानून देना, चाहे वह किसी भी धर्म जाति से हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक तथा जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों को एक समान कानून दिया जाएगा। इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जैसे कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता तथा धर्मनिरपेक्षता के बढ़ावा देगी, यह महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देगी तथा यह सभी बाल बच्चों को अधिकारों को बढ़ावा देगी। शुभ मध्याह्न आदरणीय प्रधानाचार्य एवं सभी जजेस को मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम सहेश शर्मा है, मैं कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ और आज मैं वायु ग्रह की तरफ से वाद विवाद में भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करूंगा। आखिर समान नागरिक संहिता है क्या? समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में समस्त सभी राज्य क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान संहिता को प्राप्त करने का प्रयास करना। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? समान नागरिक संहिता से सभी नागरिकों के लिए एक तरह का कानून ही सबको मिलेगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही नियम लागू होते हैं। जैसे अभी जो भारत में स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। ऐसे जैसे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में कई धर्म ऐसे हैं जो कि उनके खुद के पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। जैसे मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म उनके खुद के पर्सनल लॉ का पालन करते हैं और हिंदू धर्म एक सिविल लॉ का पालन करते हैं। आज हमारे भारत देश में लगातार महिलाओं का हनन हो रहा है, चाहे बात मंदिर में प्रवेश की हो, चाहे बात 3 तलाक की हो, चाहे बात विवाह को लेकर हो, लेकिन महिलाओं के साथ भेदभाव हर जगह हो रहा है। अब जो अल्पसंख्या वाले लोग हैं वह तो चाहेंगे ही कि
भारत में समान नागरिक संहिता ना आए, क्योंकि उन्हें तो हर जगह लाभ मिल रहा है, लेकिन एक जनरल रिजर्वेशन वाले से पूछिए कि उस पे क्या बीतती है। धन्यवाद। शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं प्यारे सहपाठियों, मैं सनीराज यादव अपने बाई हाउस को प्रस्तुत करते हुए आज का विषय भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के पक्ष में मैं अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अधिकांश विषयों में भारत के कानून में असमानता है। जिस तरह हिंदू मुस्लिम विवाह, तलाक और बच्चे गोद लेने जैसे सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून मौजूद है, सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून मौजूद है, इसका हल करने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता हुई। देश में ऐसा कानून लागू होने जा रहा है जिसमें विवाह, तलाक और बच्चे गोद लेने जैसे सभी धर्मों के लिए समान रूप से कानून लागू होगा। इसी के साथ यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता। जिस तरह मुस्लिम वर्गों में एक से ज्यादा विवाह होती है, उसे अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। विवाह की कानूनी आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष, मुस्लिमों के लिए 18 वर्ष रखी गई है। जिस तरह मुस्लिम वर्ग में विवाह की आयु 13 वर्ष रखी गई थी, उसे हटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति जिसका पहला पति या पत्नी जीवित है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। अब बहु बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। भारत में आपराधिक कानून एक समान रूप से लागू है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, परंतु सिविल कानूनों में धर्म, जाति, लिंग और आस्था के आधार पर अलग अलग कानून मौजूद है। इस तरह के व्यक्तिगत कानून को खत्म किया जाएगा। अतः मैं यही कहना चाहूंगा, जब हमारा देश, एक देश का संविधान एक समानता को दावा वादा करते हैं तो अलग अलग नियम नीतियों में क्यों रहेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। मेरा एक और अन्य प्रश्न कि वो जो रिजर्वेशन बनाई गई है वो उनको आगे लाने के लिए बनाई गई है, ना कि अनेकता दिखाने के लिए। हमारे देश में मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा कि विविधता में एकता है, जो एक मजबूत लोकतंत्र का उदाहरण है। भीमराव अम्बेडकर ने 19वीं सेंचुरी में ये बनाया था। उन्होंने बनाया था कि ST/SC के लिए एक अलग रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये हमेशा के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने कुछ 5 से 10 साल के लिए रिजर्वेशन बनाया था, लेकिन उनकी किसी कारण की वजह से डेथ हो गई। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि ये रिजर्वेशन उनको आगे लाने के लिए बढ़ाया था, लेकिन वो कम से कम 5 से 10 साल के लिए ही होना चाहिए था। अभी भी क्यों वो रिजर्वेशन चल रहा है। अब मैं हर हाउस विपक्ष से आग्रह करूंगी कि अपने विपक्ष में प्रतियोगिता स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो मैं अपने मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा इतना उत्साह बढ़ाया, करतल ध्वनि कर इस वाद विवाद प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर उपस्थित श्रद्धेय कमांडेंट सर, आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं माननीय निर्णायक दंड एवं शिक्षकगण, सभी को मेरा नमन। मैं आज सुबह चौधरी थल हाउस की ओर से अपने कुछ विचार भारत में समान नागरिक संहिता के विपक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नंबर 1 पर आता है आम सहमति का अभाव। विभिन्न समुदायों में इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि समान नागरिकता संहिता में क्या शामिल होना चाहिए। अतः हम ऐसे किसी समान नागरिक संहिता की कल्पना नहीं कर सकते जिस पर कोई ऐसे किसी उसकी कल्पना नहीं करते जिसमें जो सभी को स्वीकार्य हो। नंबर 3 पर आता है बहुसंख्यकवाद पर है। इस बात की चिंता है कि समान नागरिकता संहिता बहुसंख्यकवाद के दृष्टिकोण केवल मान्यताओं को प्रतिबंधित कर सकता है। अतः एक समान नागरिकता संहिता लागू करना अल्पसंख्यक समूह पर बहुसंख्यक दृष्टिकोण थोपने के समान होगा और इससे सामाजिक अशांति भी हो सकती है, जिसका उदाहरण है श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। और नंबर 3 पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का खतरा। एक समान नागरिक संहिता के अंतर्गत एक समान कानून लागू करने से नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, जिनसे उनकी मान्यता और प्रथाओं का विरोध हो सकता है। अतः इससे राज्य भी जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः अपनी वाणी को मैं यही विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि बस कि हमें जो है विधि आयोग ने यह कहा है कि हमें समान नागरिकता संहिता की जरूरत नहीं है, परंतु सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को संशोधित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। शुभ मध्यम, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों,
मैं शौर्य शर्मा प्रथम प्रकोष्ठ 2 का छात्र आज आपके समक्ष एक विषय में बोलने जा रहा हूं जो कि है समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह क्या है। समान नागरिक में देश के प्रत्येक लोगों के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है, परंतु जैसे जैसे देश की स्थिति बदल रही है वैसे वैसे ही यह धर्म अन्य धर्मों में बदल चुके हैं। अब विवाह और तलाक के लिए हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग और ईसाइयों के लिए अलग हो चुके हैं। आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संविधान निर्माण के बाद से ही समान निर्माण संहिता को लागू करने की मांग की गई थी। जितनी भी बार इसकी मांग की गई है उतनी ही बार इसका विरोध भी हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर में उपस्थित आदरणीय कमांडेंट सर, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय निर्णायकगण, यहाँ उपस्थित सभी को मैं आनंद राज की तरफ से सादर प्रणाम। आज के इस वाद विवाद बहस मुबाहिसा प्रतियोगिता के विषय भारत में नागरिक संहिता की आवश्यकता के विपक्ष में तर्क रखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का ऐसा देश जहां हर धर्म के, हर जात के लोग फलते फूलते तथा एकता में सूत्र में बंधे हुए हैं, तो वो दुनिया का कोई एक देश नहीं, एकमात्र देश वो भारत है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र है। भारत में हर जगह में विविधता देखने को मिलती है, हर जगह अपना धर्म, धरोहर तथा संपत्ति है। तो कैसे इस देश में विविधता लाकर, इस देश में एक समान संहिता लाकर हम इस देश के संस्कृति को खत्म कर दें? दूसरा मेरा सवाल, कई बार ऐसा देखा गया कि अल्पसंख्यक जब अल्पसंख्यक समान नागरिक संहिता की बात हुई है तब अल्पसंख्यक को खासकर मुसलमान समुदाय द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ है तथा जब ये कानून दूसरी तरफ अनुच्छेद 25 में यह सवाल किया गया हुआ है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। मेरा तीसरा, यह कानून भारत के प्रचलित विविधता के मूल्यों के विरुद्ध है, रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करता है। 2018 में विविध विधि आयोग ने संहिता की जांच की और इसे आवश्यक और वांछनीय बताया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं दोनों हाउस की सराहना और उनका धन्यवाद करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों हाउस। अब हमारे राउंड में जो हाउस आ रहे हैं वे हैं जज हाउस विपक्ष से और अग्नि हाउस पक्ष से। मैं इनसे आग्रह करती हूँ कि अपना काम तैयार करें और प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं। नियम संहिता एक समान हो, समता का सबको अभिमान हो, हर महजब का मान रहे पर सबसे बड़ा महजब संविधान हो, सबसे बड़ा महजब संविधान। शुभ अपराह्न, मैं खुशी अग्नि सदन की छात्रा आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में अपने विचार आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। बात करते हैं हमारे देश के आज की कानून की स्थिति की। आज हमारे देश में जो कानून है उसमें अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। जैसे मुस्लिम, पारसी और ईसाई धर्म अपने पर्सनल कानून को मानते हैं। वहाँ देखा जाए तो हिंदू सिविल लॉ के तहत केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोग आते हैं। इस बात पर मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एक ही देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग नियम होने पर इस दोहरी व्यवस्था में हमारा देश कैसे चलेगा? कैसे होगी हमारा देश का विकास? इसका एकमात्र समाधान है समान नागरिक संहिता। क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता का जिक्र देश के 44वें अनुच्छेद में किया गया है। समान नागरिक संहिता के तहत देश के सभी नागरिकों पर सामान्य कानून लागू होता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो।
सामान्य नागरिक संहिता में धर्मनिरपेक्षता का भी जिक्र किया गया है, जो हमारे देश के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में देखा जाए तो हमारे देश में विभिन्न धर्मों में महिलाओं की प्रगति पर रोक लगाई जा रही है। हमारे देश की महिलाओं ने इसके लिए अनेक बार आवाज उठाई, किंतु उनकी आवाज हर बार दबा दी गई। क्या अब भी आपको लगता है कि हमारे देश को सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है? सामान्य नागरिक संहिता देश में मौजूद व्यक्तिगत कानूनों को सरल बनाती है, लोगों की कानून तक पहुंच को भी सरल बनाती है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक राष्ट्र एक जन हमारा अभिनव भागी नारा, एक सूत्र में हमें बांधना भारत होगा सारा, चलकर एक चाल से अपनी मंजिल तक हम जाएंगे, बनकर एक समान नागरिक इस दुनिया को दिखलाएंगे, बनकर एक समान नागरिक इस दुनिया को दिखलाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। कि इंसान को हमने जाति और धर्म में है बांटा, कि इंसान को हमने धर्म और जाति में है बांटा। अगर पूछे कोई सवाल तो कह देते हैं ये सब तो भगवान के युग से है चला आया। अगर पूछे कोई सवाल तो कह देते हैं ये सब तो भगवान के युग से है चला आया। सुना तो सबने होगा ही कि श्री राम ने शबरी के झूठे वेद दिखाए, कि श्री राम ने शबरी के झूठे वेद दिखाए। जब भगवान ने ही नहीं किया कोई पक्षपात, कि जब भगवान ने ही नहीं किया कोई पक्षपात, तो हम कौन होते हैं इंसान को धर्म और जाति में बांटने वाले? कि क्या जानोगे तुम उनकी परेशानी, जिनका ना कोई ठिकाना ना कोई घर। हाँ, आप सही सोच रहे हो, वो एक नारी है, पैदा होते ही कह दिया कि पराए घर की है, कि पैदा होते ही कह दिया कि पराए घर की है, और शादी के बाद कह देते हो कि पराए घर से आई है। कि जब जब किया उन्होंने अपने अधिकार के लिए, तब तक उनकी आवाज दबा दी गई। ये प्रश्न मेरा हर उस नागरिक से जो कहता है समान नागरिकता गलत है, तो तुम ही बताओ, जो अपना सब कुछ अपने परिवार के लिए निछावर कर देती है और उसका रिश्ता सिर्फ 3 बार तलाक बोलने पर ही खत्म, उसकी मर्जी पूछी भी नहीं जाती, क्या ये सही है? सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। देश के अलग अलग धर्मों के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने में अपने धार्मिक कानून को मानते हैं। आप कभी कल्पना करो कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ इंसान को धर्म और जाति में नहीं बांटा जाता, जहाँ लड़कियों का बाल विवाह नहीं होता और उसके पिता की जमीन पर पूर्ण अधिकार होता है, और जहाँ महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की पूर्ण आजादी होती है। तो आओ मिलकर समान नागरिकता की स्थापना करें, क्योंकि एक समाज का बल है। यही कारण है कि जो लोग एक महान राष्ट्र की कामना करते हैं, वे समाज में एकता की प्रशंसा भी करते हैं। अतः अब मैं अपनी वाणी ये कहकर विराम देना चाहूंगी कि कोई भी देश जब तक आजाद स्वतंत्र नहीं, कि कोई भी देश जब तक स्वतंत्र नहीं, जब तक उसका एक भी प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित नहीं हो। धन्यवाद। कबीरा हुआ एक है, पानी भरी अनेक, घाटे में एक भेद है, पानी सब में। इन पंक्तियों के संबंध में मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। भले ही भारत में जाति विविधता है, पर सेकुलर देश होने के बावजूद भी भारत में यूसीसी जैसा कानून क्यों नहीं लागू है? मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहूंगी कि हर एक नागरिक समानता के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ जन्म लेता है, और इसीलिए भारतीय समाज में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। इसी का पक्ष लेते हुए मैं कशिश आप सभी को बताना चाहूंगी कि संविधान ने हमें धर्म, जाति नहीं और अन्य परंपरागत भेदभाव से मुक्त करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता को पहचाना है। आप सभी शायद भूल गए हो, पर मुझे अच्छी तरह से याद है कैसे यूसीसी आज के दौर में भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, और यूसीसी के अंतर्गत तलाक और विवाह में महिलाओं का समान अधिकार होना और महिला के लिए समान शिक्षा में भी ये योगदान देता है। यही नहीं बल्कि महिलाओं के विवाह की आयु 18 से 21 कर देना और महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देना, यह यूसीसी की ताकत है। तो आप सब कैसे बोल सकते हैं कि यूसीसी वह कानून है जो बाल विवाह जैसी सामाजिक बीमारी का बहिष्कार करता है और महिलाओं को इस बीमारी से मुक्त करता है? आखिर में इस यूसीसी का अंत में मेरे विपक्षी साथी जो कहते हैं कि यूसीसी लागू नहीं होनी चाहिए, तो कहना चाहूंगी कि परिवर्तन तो संसार का नियम है भाइयों, परिवर्तन तो संसार का नियम है
विकास के लिए सिर्फ एक महज कदम है भाइयों, सिर्फ एक महज कदम है भाइयों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल हाउस से आग्रह करती हूँ कि अपना प्रतियोगिता को आगे बढ़ाइए। मानिए, मेरे प्रतिपक्षों के विचार सुनने के बाद मुझे एक कथन याद आता है कि जो योजना स्वयं में परिपूर्ण रूप से असंवैधानिक हो, जो योजना इस संविधान की संयुक्त संरचना का मुख्य रूप से खंडन करती हो, तो वह योजना विकास नहीं केवल और केवल विनाश ला सकती है। सुमध्य आदरणीय न्यायगण, शिक्षकगण और मेरे कुतर्कों के बेहतरीन तीरंदाज मेरे प्रतिपक्षों को मेरा सलाम। मैं प्रियांश रावत आज आपके समक्ष अपने तथ्य प्रस्तुत करने यहाँ उपस्थित हूँ। एक तरफ जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडा पर समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 14 का अपमान लगा रहे हैं। नहीं, क्या सवाल उठाया जाता है, क्या सांस्कृतिक विविधता के इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक खतरा बन जाए? क्या एक एकल राष्ट्र को समानता की इतनी जरूरत पड़ गई है कि हम विविधता की खूबसूरती की परवाह न करें? आयोग ने सुझाव दिए हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के बजाय सभी निजी कानूनों प्रक्रिया को संहिताबद्ध करने की जरूरत है। अब मैं दूसरी तरफ कहना चाहूंगा कि हमारे देश की संस्कृति अलग अलग भिन्न भागों में बटी हुई है। हमारे देश में अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाज निभाए जाते हैं और हमारी सरकार ने कर रही है यूसीसी को लागू करके उन्हीं संस्कृति और रीति रिवाज को मिटाया जा रही है। क्या आप इससे आग्रह करते हैं? मेरा इस संहिता के विरुद्ध ही जाना उचित है, क्योंकि हमारे देश की जो भिन्न भिन्न जातियां और संस्कृतियां हैं जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, वो अब लुप्त सी हो जाएंगी और हमारा देश विविधता के सागर में डूब सा जाएगा। अब अंत में विषय का असमर्थन करते हुए राज इंदौरी साहब की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। खुद को लाख पर्दों में छुपा कर बैठ, खुद को लाख पर्दों में छुपा कर बैठ, एक ना एक दिन बेनकाब कर दूंगा मैं। मुझे यकीन है कि महफिल की रोशनी हूं मैं, तुम्हें ये खौफ की महफिल खराब कर दूंगा मैं, महफिल खराब कर दूंगा मैं। धन्यवाद। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं, जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। शुभ मध्याह्न आदरणीय कमांडेंट सर, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और सभी निर्देशक उपस्थित यहाँ। मैं विहान याग्निक जल की ओर से इस कथन के विपक्ष में हूँ। समान नागरिक संहिता सामाजिक मामलों में से संबंधित कानून है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, भरण पोषण, तलाक आदि एक समान रूप से लागू हो। पर क्या समान नागरिक संहिता आवश्यक है? मेरा उत्तर ना है, क्योंकि समान नागरिक संहिता में कुछ ऐसे प्रावधान है जो विवाद के कारण बनते हैं, जैसे कि आरक्षण, धार्मिक अस्वतंत्रता आदि। इन मुद्दों पर भिन्न भिन्न समुदाय और संगठन के बीच गहरी बहस हो रही है। समान नागरिक संहिता के कारण शादी से जुड़े हिंदुओं के अलग अलग रिवाजों को खत्म किया जा रहा है, जैसे कि दक्षिण भारत में रिश्तेदारों के बीच जो शादियां हो सकती थी उसको बंद कर दिया गया है। इसके विपरीत हांसी पर रहने वाले समूह जिनके पास कम संसाधन है और कानूनी सुरक्षा तक कम है, वे इस समान नागरिक समिति का अच्छी तरह से लाभ नहीं उठा सकते, जिस कारण सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ सकती है और आर्थिक शक्तिशाली व्यक्ति इस समान नागरिक समिति का दुरुपयोग कर धन बटोरने की कोशिश करती है। अब मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति को बचाने के कर्तव्य में समान नागरिक संहिता का विरोध करना हमारा धर्म है और हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं संभाव्य उपाध्याय आज आपके समक्ष समान नागरिक संहिता के विरुद्ध में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक यह समझ में आ गया होगा कि कैसे समान नागरिक संहिता हमारे भारत देश के लिए एक फायदे की जगह उसे नुकसान पहुंचाने जा रहा है। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, जो कि
कई सारे जातियों से बना हुआ है, जहाँ पे कई सारे धर्म एक साथ रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, सब एक साथ एक ही देश में एक ही साथ रहते हैं, जो कि अपने अपने धर्म को अपने अपने सोचों को मानते हैं। अगर हम आके उनसे यह कहें कि उनकी यह सोच को हम हटा के एक कानून, केवल एक कानून लगाने जा रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसे दो अलग अलग देश में भी हुआ था, आयरलैंड और नाइजीरिया। इन दो देशों का उदाहरण देते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ, आयरलैंड जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे भारत देश जैसा, वहां पे रहने वाले आदिवासियों के साथ एक बहुत बुरा बर्ताव हुआ। जब उन्हें यूसीसी को लागू किया गया, तब उन्हें अपने ही देश में अपना ही धर्म मानने से मना कर दिया गया, जिससे सरकार और उनके बीच में एक बहुत बुरा नतीजा आया। दूसरा उदाहरण है नाइजीरिया का, जहाँ पे यूसीसी लागू करने पर दंगे और विरोध एक स्तर तक पहुंच गए कि कई सारे आतंकवादी संगठनों का बीज बोया गया, जिसकी वजह से उस देश का इतना बड़ा हो गया है कि अब वहां पे रहना भी मुश्किल हो चुका है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत जैसे देश में यूसीसी को लागू करने पर केवल मुश्किलें आएंगी और किसी तरह का समाधान नहीं निकलेगा। धन्यवाद। आपने अभी भी कहा कि जो यूसीसी है वो भारत में सेक्युलरिज्म को एक तरीके से खत्म कर रहा है, लोगों को अपने धार्मिक कानूनों को मानने की, उनका पालन करने की मर्जी नहीं मिल रही, उनको उस बात का अधिकार नहीं। किंतु हमने जो कहीं नहीं सुना कि सामान्य नागरिक संहिता लोगों से कहती है कि वह अपने धार्मिक कानूनों को ना माने, वह तो सिर्फ ये कहती है कि आपके धर्म में जो ऐसे कानून है जो लोगों के साथ अन्याय करते हैं, या फिर जो कानून आपके धर्म में गलत है, आप उनका पालन ना करें, ऐसे में आप यूसीसी को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? मैं आपको फिर से अब जो मैंने उदाहरण दिया था उसे फिर से दोहराता हूँ। नाइजीरिया में जब यूसीसी को लाया गया था, तो नाइजीरिया में दो जाति रहते हैं, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन। जब यूसीसी को लाया गया तो मुस्लिमों के शरिया लॉ को हटा के केवल एक सिविल कोड को लाया गया था। इसकी वजह से मुस्लिम जो भी अपना शरिया लॉ में जो भी मानते थे, जो भी उनका मान्यता था, वो सब एक झटके में हट गया। वो केवल एक सिविल कोड को मानने लगे, जो कि इंग्लिश लोगों ने लिखा था। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये उनके हित में था? कैसे बोल सकते हैं कि उनके लिए न्याय था, उनके लिए अच्छा हुआ ये? UCC also these days is one of the hottest topics in the SSB and elsewhere. Entire world and the country is passing through very conflicting times today if you are following the news in the newspaper. Okay? Everybody, especially students, expect me to give my viewpoint on the issue that was just discussed. And this viewpoint is a personal viewpoint, but it will give you line of thought as to where adjustments are to be made, not to create too much of conflict, yet we have a very equitable and fair society. A progressive country where there are no biases on the basis of religion, caste, region. Understood? So how this UCC can be handled? We have just heard criminal code being passed, न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, BNS. What was that? Any idea? The criminal procedure code, which were known as IPC, CRPC, and Evidence Act, have been changed and Indianized. What was the requirement? Requirement was the kind of terrorist activities, anti-national activities that are taking place in the country. There was no law to cover those crimes, and they were covered under the normal crimes, where the punishment was very, very minimal. This particular law has got a change, that for the first time terrorism and terror has been defined. There is a definition for that. The punishments have been defined up to death penalty
for the terrorist activities. It was not defined earlier. The question was that I caught a terrorist or your army has caught a terrorist. You bring him to the police, you bring him to the judicial system, but there is no law to cover him. How do you charge him? How do you make a charge sheet? Isn't it? He serves some years of imprisonment, 5 years, 7 years, and goes scot-free thereafter. Become more hardened terrorist. So a law was required, a law has been brought. We had rampant corruption in the country. Rampant corruption in every aspect of life. Right from parliament till panchayat. Why you could not book politicians and these people earlier, bureaucrats? There was no law. Now the law has come. Similarly, like we call it a criminal code or criminal justice system of India, we have a civil code here. What is civil? That means it is not criminal, it is civil. It covers what all aspects. In the world and in the country, if we say we are 140 crore, at least 50% of the population is comprising of women. Isn't it? And women are who? They are our mothers, our sisters, our daughters. As a father, as a brother, don't you think that they should enjoy the equal right at home and outside as male members enjoy? Isn't it? But there were certain biases. I'll give you one example. In India, there was a ritual called Sati Pratha. It was continuing for centuries. Nobody put a spoke into it. Everybody thought, ये तो system है. Jabki it was not the system. It was misquoted. It was introduced at a later stage because of some fear and because of criminal bent of mind. So British came here. In one of the British areas, one British officer took offense to it and he made it criminal act. I want to say that as this country as India, it took one British officer to come and put a stop to this practice. Somebody has to put a stop to it. He put it, and thereafter it became a crime. Isn't it? Similarly here, 50% population women, 4 or 5 major religions, baki minor. They start infringing on the government that you are court, you are a democracy, you are a secular country. But since we are governed by our personal laws, these women who comprise of our religion sect will not be given the kind of right that are available everywhere in the progressive world. Do you accept it? No. You choose. There are 57 countries which are governed by Sharia. You choose your mode of governance. You want to be governed by Sharia? But this country is democratic, secular. It is governed by the laid down rules. And that is why these rules came. Universal Civil Code. Now nobody is saying that you don't follow your ritual. You follow your ritual. Every aspect. Okay, nobody is interfering in that. But the moment some people or some women from your religion wish to come to the criminal justice system or the civil justice system of the country, they will not be denied that opportunity. That's why this law is there. You cannot make a jhund, you cannot make a group under a religious head and say this particular part of population is my fifth dog. There is one president, one prime minister, one parliament. They pass the laws. Okay. So in this context, we have to take the UCC. And इसमें है क्या? Hardly anything. What it altogether says is that women enjoy equal rights in the eyes of the law as far as difference of opinion is concerned in the aspect of marriage. Unfortunately, if divorce takes place, the property distribution and everything. So this is the utility of this law. Nobody is forcing this law. Nobody, not even government. But in case even one case comes out of 1 lakh or 5 lakhs, at least law is there to deal with it. Earlier you didn't have the law.
That is the difference of this UCC. If we want to become a progressive country, we need to have the equality of laws everywhere in the world. You see all developed countries. Okay? And you see the other aspect also, that in case you don't do it, what will happen to you? You must have seen by now what has happened in France, Paris. You also must have seen what has happened in Leeds, UK. Okay? So it is a matter of symbolism. It's a fight between the law-abiding people and the unlawful people. You have to decide, you want to be on which side, law-abiding or unlawful. Second, religious leaders have got no business to interfere in the governance or the politics of the country. This itself is a crime. That is why Germany, yesterday's development, religious leaders tried to impose their will on the popular nominated elected government. And in Germany, one of the centers of teaching has been demolished by the German government. UK has cancelled the citizenship and deported the people who were found indulging in arsenal and anarchy in the country. So this kind of nonsense will not be acceptable in any kind of pretext or reason. If my religion says so, my caste says so, my reason says so, no. There will be a central law, and if you want to be part of this country, you bloody will follow it. It is as simple as that. Well, that's how you cover the UCC. Because as an elected government, there is no reason that we get blackmailed by a few section of people to take the entire country to ransom. That will not be permitted. In that context, we see the UCC. Any questions from anyone? Okay, we'll continue preparing for it. I'll keep addressing you. Thank you. हाँ जी, तो नतीजे की घड़ी अब आ चुकी है। उससे पहले मैं चारों हाउस को की सराहना करते हुए सबके लिए एक जोरदार तालियां। चारों हाउस में अंकों का अंतर बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी दो हाउस आगे को फाइनल राउंड में जाएंगे। हमारे फाइनल राउंड के फाइनलिस्ट इस प्रकार हैं। हमारे पहले हाउस में जो थल हाउस और वायु हाउस में जो हमारे विनर हैं वो है हमारे वायु हाउस। और हमारे दूसरे राउंड में जो हाउस थे जल हाउस और अग्नि हाउस, उसमें विनर है जल हाउस। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में श्री उमेश कुणाल जी, श्री उदय मेहरा जी जजेस, मिस ज्योति राय, मिस्टर राहुल एंड मिस्टर प्रशांत, एंड साथ में ही रिकॉर्डिंग में मेरे साथ में थे मिस्टर पंकज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय यहाँ के लिए दिया है। मुझे मालूम है कि आपने कितने कठिन परिस्थितियों में आपने क्लासेस छोड़ करके आप यहाँ पे आए हैं और आपने इस वाद विवाद प्रतियोगिता को बहुत अच्छे ढंग से जो है ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय के ऊपर आते हैं। ये जो पहला टॉपिक आज का था, यूसीसी समान नागरिकता का अधिकार, और ये जो टॉपिक आपने देखा है इसे आप पहले भी कह चुके हैं। मैं पक्ष और विपक्ष में न बोल करके मैं सिर्फ साधारण भाषा में अपनी बात को रखना चाहूंगा कि विश्व के 193 देशों में समान नागरिकता का अधिकार एक केवल 8 देशों में हुआ है। वो 8 देश संपन्न देशों में हैं और उन देशों के नाम इस प्रकार से हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र और आयरलैंड।
अभी एक विद्यार्थी ने आयरलैंड की बात की थी। हमारे देश में 1887 में पुर्तगालियों ने इसे गोवा में लागू किया था, लेकिन अब इसे लागू नहीं हुआ, वहां उस समय लागू किया था। आसाम में भी इसकी चर्चा चली है, वहां पर भी ये लागू होने जा रहा है। लेकिन देश का पहला राज्य वह उत्तराखंड 7 फरवरी 2024 को यहां की विधानसभा में ये ऑर्डर पास हो चुका है। वर्तमान समय में इस पर कानून व्यवस्था बन रही है, जिसमें से कि हाईकोर्ट के जजेस, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से करने वाले अधिकारी और बुद्धिजीवियों के साथ ये डेली ये बातचीत हो रही है और नवंबर 9 तारीख से पहले इसका समापन होना है और ये लागू होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस यूसीसी? सिंपल भाषा में यह है कि ये कानून ना तो धर्म जानता, ना जाति जानता, ना लिंग जानता। इसके लिए धर्म, जाति और लिंग से मतलब है कि पुरुष और स्त्री, इन सब के लिए कानून एक जैसा रहेगा। जाति नहीं है, मैंने बता दिया आपको, धर्म भी नहीं है और लिंग के बारे में भी नहीं है। क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं लाइफ में वो आपको मालूम है। कुछ परेशानियों में जैसे बहुविवाह, ये मुस्लिम समाज में है। हम हिंदुओं में तो एक शादी के बजाय दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको अपनी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इसके साथ ये जो कानून है, इसमें इस कानून के अंतर्गत तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, ये बहुत ऐसे विषय हैं, जटिल विषय हैं, जिनके ऊपर ये कानून अगर लागू होता है तो इसमें सबको फायदा होगा। नंबर दूसरी बात, अब आइए, मैं ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहूंगा, लिखे तो मैं बहुत कुछ आया हूं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं इसको यहीं पर खत्म करूंगा। दूसरा टॉपिक है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको मालूम है, सर हो गया, चलो ठीक है सर। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मैंने आपको उस दिन भी कहा था जब ये टॉपिक हुआ था शुरू, मैंने कहा था कि ऑनलाइन दिस इज शॉर्ट टर्म, इजी वे टू रीड, इजी वे टू सी, इजी वे टू राइट। ऑफलाइन के इतने सारे बातें हैं कि आप अगर उनको उठाएंगे तो ये हो नहीं पाएगा। कुछ बातें जो मैंने कोविड काल में देखी हैं और यहां पर भी मैंने देखा है, सबसे पहले आपका बैठना। इसमें आप घंटों तक बैठते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप हैं कहां। समाज में, परिवार में, दोस्तों में आपकी दोस्ती खत्म। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन गिविंग यू अ क्रिएटिव माइंड, ऑनलाइन में ऐसा नहीं चलता। आपकी दूरी बढ़ गई है इससे, दोस्तों के बीच, परिवार के बीच। खाने का समय नहीं होता उस समय आपके पास। ऑफलाइन में तो किसी ने आवाज दी तो आप आ जाते हैं एकदम से। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। आप खेल भी नहीं सकते क्योंकि आप यहां पर हैं, ऑनलाइन में हैं। आपको ऑनलाइन अच्छा लगा, ऑफलाइन में तो आपके पास समय है, आप जा सकते हैं बाहर। ऑनलाइन के बाद अगर आप बाहर कुछ चीज को सोचने का मौका देंगे तो आपको नहीं लगेगा पता कि मैंने क्या पढ़ा भी। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर, मेरा ये सोचना है कि 3 घंटे की मूवी जब आप देखते हैं, कौन सा डायलॉग या कौन सी ऐसी स्टेटमेंट आपके माइंड में है, मैं नहीं मानता कि किसी को कोई याद होगा, क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग हैविंग अ लिमिटेड एक्यूरेसी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन हियर। हम आंखों से देखते हैं और बस पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। तो नाउ कंक्लूजन इज दिस, आई से ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर, है सर? नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस ऑफलाइन। एम आई राइट सर? किताबें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हम उससे अपना फायदा उठाएंगे। तो मेरे विचार में तो ऑफलाइन का ही जमाना है। अब आइए रिजल्ट के ऊपर। थैंक्स टू
माय सपोर्टर्स जिन्होंने कि ये रिजल्ट बहुत क्विकली बनाया है, इधर से जज साहब ने भी दिया है और इन्होंने भी दिया है, तो मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि फर्स्ट पोजीशन, देखिए नंबर बहुत कम, अभी आपको पता लगा कि बहुत कम नंबरों का डिफरेंस है, तो द फर्स्ट पोजीशन गोज टू जल हाउस एंड ऑफ कोर्स द सेकंड पोजीशन गोज टू वाल हाउस. Now, of course, kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.